नमस्कार। जय हिंद बच्चों। अपनी पिछली कक्षा में हमने मुहावरों के संदर्भ में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया एवं उसके काठिन्य का निवारण करते हुए अभ्यास कार्य को पूर्ण किया। हमने जाना कि कैसे कठिन से कठिन बातों को मुहावरों के द्वारा कितनी सहजता से हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण खंड के लोकोक्तियों का पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे, उसके काठिन्य का निवारण करते हुए उसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। मुहावरों के संदर्भ में हमने जाना कि हम अब कितनी भी कठिन बात हो उसको कितनी सहजता से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। आज हम मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर के विषय में जानेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति का किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आज की कक्षा में हम लोकोक्ति के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे एवं उसके काठिन्य का भी निवारण करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक कथन। यदि लोकोक्ति का हम विग्रह करते हैं तो लोक उक्ति, लोक यानी लोक और उक्ति अर्थात कथन, इन दोनों शब्दों से मिलकर लोकोक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन लोकोक्ति कहलाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग में उद्धृत होता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है। अर्थात तात्पर्य कि जो लोगों के बीच में जो उक्ति प्रसिद्ध हो जाती है और किसी एक विशेष प्रसंग के रूप में ही उसको प्रयुक्त किया जाता है तो वह लोकोक्ति कहलाती है। सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति किसी घटना पर आधारित होती है, इसके प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोकोक्ति यानी जो लोगों के बीच में प्रचलित होता है जो कथन, उसे लोकोक्ति कहते हैं और वह किसी न किसी विशेष घटना पर ही आधारित होती है। अतः इसके प्रयोग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लोकोक्ति भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, भाषा के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देते हैं। हमारी जो भाषा है वह लोकोक्तियों के प्रयोग से और अधिक आकर्षक बन जाती है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तब कालांतर में लोकोक्ति बन जाती है। अर्थात कोई भी ऐसी विशेष घटना घटी होती है या कोई ऐसी कहानी होती है जिस पर लोकोक्ति का निर्माण होता है और उससे जो बात निकलती है जब वह लोगों के जुबान पर चल जाती है, लोग उस घटना का बार बार उल्लेख करने लगते हैं, तब वह कालांतर में लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति वह अनुभव युक्त वाक्य है
जो संक्षिप्त, सारगर्भित एवं हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ लोकप्रिय भी हो। अतः हम यह कह सकते हैं कि लोकोक्ति एक अनुभव युक्त बात है, वाक्य है। अनुभव युक्त अर्थात किसी न किसी घटना पर आधारित या किसी न किसी विशेष प्रसंग पर आधारित होती है, जो संक्षिप्त होता है लेकिन एक पूरे भाव को ग्रहण किए होता है, हृदय स्पर्शी होता है और इन सब के साथ साथ वह लोकप्रिय भी होता है। लोकोक्ति किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता रखता है। कह सकते हैं कि लोकोक्ति एक घटना पूर्व में घटित होती है, उस पर एक लोकोक्ति बन जाती है। कालांतर में जब उस तरह की कोई एक घटना घटती रहती है तो हम उस लोकोक्ति के प्रयोग से उस घटना को एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात बड़े को बहुत थोड़ी सी वस्तु दे देना। यदि इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं तो कह सकते हैं, अरे इसका भला 2 रोटी से क्या होगा, या तो इसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अर्थात यदि जो लोकोक्ति है उसके प्रयोग से हम वाक्य को और अधिक सुंदर और अधिक स्पष्टता के साथ, संक्षिप्तता के साथ दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमने जाना कि लोकोक्ति लोक और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक का कथन किसी घटना पर आधारित होती है और लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है और हम संक्षिप्त रूप में अपने भावों को, जो हमें कहना है, उसे हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, किसी बहुत बड़े को, किसी बहुत बड़े व्यक्ति को कुछ देना और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति उसे बहुत थोड़ी सी चीज देना, तो इसको हम लोकोक्ति के रूप में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह भाव भी स्पष्ट हो जाता है और वाक्य भी आकर्षक लगने लगता है। जैसे, अरे इसका भला 2 रोटियों से क्या होगा, तो इसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इससे भाव भी स्पष्ट हो गए और हम जो कहना चाहते थे वो भी सुंदर और उचित रूप में दूसरों के सामने अभिव्यक्त हो गया। अब हम लोकोक्तियों के महत्व को जानते हैं कि लोकोक्तियों का क्या महत्व है, लोकोक्तियां लोगों के बीच में इसका क्या महत्व है। पहला, लोकोक्ति में युग युग से संचित एवं अनुभूत ज्ञान संक्षेप में कहा गया होता है। अर्थात लोकोक्ति में जो अनेक युगों से संक्षिप्त ज्ञान होता है, जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, उसे संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, इन्हें मानव ज्ञान के घनीभूत रत्न कह सकते हैं। इनमें अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। अर्थात लोकोक्तियों में सत्यता होती है क्योंकि वह एक विशेष घटना पर आधारित होती है। आगे, लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान होता है। लोकोक्ति किसी न किसी घटना पर आधारित होती है तो यह एक सत्य होता है और वह किसी सामाजिक जीवन को भी परिलक्षित करती है, सामाजिक जीवन को भी प्रकट करती है। आगे देखिए, लोकोक्ति ऐसे कथन होते हैं जिनके स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह लोगों का कथन है, यह लोगों के बीच में उतने ही स्वरूप में विकसित है, उतने ही स्वरूप में प्रचलित होता है।
तो कितना भी समय बीत जाए, लोकोक्ति के कथन के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे, लोकोक्ति व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होती है। लोकोक्ति को यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से देखने चाहे, लोकोक्तियां जो सब लोगों के बीच में प्रचलित है, उसे हम व्याकरणिक रूप में, व्याकरणिक नियमों से उसको हम नहीं बांध सकते हैं और ना ही उसको हम व्याकरणिक रूप में प्रकट कर सकते हैं। आगे, लोकोक्ति एक स्वतः पूर्ण रचना है, अतः यह पूरे कथन के रूप में सामने आता है। लोकोक्ति लोकोक्ति अपने आप में ही एक पूर्ण रचना है, इसलिए यह एक पूरे कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि मुहावरों के संदर्भ में। हमने जाना कि मुहावरे स्वतंत्र नहीं होते, मुहावरों को वाक्य के बीच में रखा जाता है, लेकिन लोकोक्ति एक पूरे कथन के रूप में प्रस्तुत होता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होने के साथ साथ संक्षिप्त भी होती है, अर्थात लोकोक्ति स्वयं में तो पूर्ण होती है लेकिन संक्षिप्त होती है, जिससे थोड़े से शब्दों में हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे, लोकोक्ति सारगर्भित एवं साभिप्राय होती है। इन्हीं के द्वारा लोकोक्ति लोक प्रचलित होती है। लोकोक्ति एक पूरे भाव को, एक पूरे अभिप्राय को अपने अंदर समाहित किए होते हैं, इसीलिए यह लोगों के कथन में, लोगों के बीच में उतनी ही प्रचलित होती है। लोकोक्ति की एक प्रमुख विशेषता उसकी सजीवता है। इसी कारण यह लोगों को सरलता से याद रहते हैं। लोकोक्ति की एक प्रमुख विशेषता हम मान सकते हैं कि उसकी सजीवता होती है, वह किसी न किसी घटना पर आधारित होती है। इसी कारण से लोकोक्ति लोगों को बहुत ही सरलता से याद हो जाता है। आगे, लोकोक्ति से समाज का प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है। लोकोक्तियां ऐसी होती है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उससे अपने आप को जोड़ सकता है, वो उन लोकोक्तियों से परिचित होता है, उसे उन लोकोक्तियों के संदर्भ में ज्ञान होता है। लोकोक्ति में व्यंग होता है जो जीवन को प्रभावित करता है। लोकोक्ति एक व्यंग के रूप में होती है जो कि हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो हमने लोकोक्तियों के महत्व के विषय में जाना कि लोकोक्ति जीवन का एक अनुभव ज्ञान, जीवन का एक अनुभव ज्ञान होता है। लोकोक्ति किसी न किसी घटना पर आधारित होती है। लोकोक्ति को हम व्याकरण के नियमों से नहीं बांध सकते हैं। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण कथन होता है और लोकोक्ति संक्षिप्त रूप में अपनी बात को स्पष्ट कहने का एक सशक्त माध्यम होता है। तो अब हम लोकोक्तियों और मुहावरों में अंतर को जानेंगे कि लोकोक्तियां और मुहावरों में क्या अंतर है। लोकोक्तियों का प्रयोग भी उसी स्वरूप में होता है, मुहावरों का प्रयोग भी होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है। तो अब हम लोकोक्ति और मुहावरों के बीच के अंतर को समझेंगे। मुहावरा ऐसे शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अर्थात मुहावरों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके सामान्य अर्थ को हम नहीं देख सकते, उसके सामान्य अर्थ को हम नहीं ग्रहण कर सकते, वह किसी न किसी विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि लोकोक्ति जनसाधारण में प्रचलित
उस उक्ति को कहते हैं जो व्यंग के लिए किया जाता है, जो बात को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है और लोकोक्ति उसी स्वरूप में व्यक्त होती है। दूसरा, मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्य का छोटा सा अंश होता है जो वाक्य के बीच में लगकर उसे प्रयुक्त किया जाता है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति का प्रयोग हम पूर्ण वाक्य के रूप में भी कर सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। जब अपनी बात को स्पष्ट करनी होती है तो हम लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। आगे, मुहावरा वाक्य के आदि, प्रारंभ में, अंत में अथवा मध्य कहीं भी आ सकता है। मुहावरों का प्रयोग हम प्रारंभ में भी कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में आता है। लोकोक्ति का प्रयोग हम ना तो प्रारंभ में कर सकते हैं, ना तो मध्य में कर सकते हैं, ना तो प्रारंभ में और अंत मध्य में नहीं कर सकते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही कर सकते हैं। मुहावरे के अंत में प्रायः ना होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में अपवाद स्वरूप ही ना आता है। अर्थात मुहावरे का जो अंत होता है वह ना से होता है, लेकिन लोकोक्ति में ना अंत, ना शब्द नहीं आता है। अंत में ना शब्द नहीं आता। अंत में जब लोकोक्ति समाप्त होती है तो ना शब्द नहीं आता है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति विशेष अर्थ देता है लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है। मुहावरों का हमेशा ये होता है कि मुहावरे अपने सामान्य अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन लोकोक्ति अपने विशेष अर्थ को भी व्यक्त कर सकता है और अपने सामान्य अर्थ को भी व्यक्त कर सकता है। तो हमने जाना मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में हम नहीं कर सकते, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। मुहावरे वाक्य के आरंभ, अंत और मध्य कहीं भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति हमेशा वाक्य के अंत में ही प्रयुक्त होता है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन लोकोक्ति अपना विशेष अर्थ तो देता ही है, परंतु उनका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है। कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोकोक्तियों को और अधिक स्पष्टता से जानने का प्रयास करते हैं। पहला, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अगर हम इसको सीधे सीधे भी कह देंगे तो भी ये लोगों के बीच में प्रचलित है और लोग इसका अर्थ समझ सकेंगे। इसका अर्थ होता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति अभिष्ट होती है। वाक्य में यदि हम इसको प्रयोग करें तो, मुझे अंग्रेजी नहीं आता था, कई दिनों से अध्यापक की तलाश कर रहा था, अचानक अंग्रेजी के एक अध्यापक मेरे पड़ोस में रहने आ गए। और अंत में क्या आया, अंधा क्या चाहे दो आंखें। जिस व्यक्ति की जिस चीज की हमें अभिलाषा थी, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते थे, वह हमारे सामने स्वतः प्रस्तुत हो गया। तो लोकोक्ति के द्वारा इसे बहुत स्पष्टता से, बहुत अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। इस हाथ दे उस हाथ दे, अर्थात लेने को देना। तुम मेरे भाई की नौकरी लगवा दो, मैं तुम्हारी समस्या हल करवा दूंगा। जानते नहीं इस दुनिया में इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत लागू होती है। अर्थात
कह सकते हैं कि यदि हम इसको सिर्फ इस हाथ दे उस हाथ ले का भी प्रयोग करते हैं तो भी बात स्पष्ट आ जाएगी। तुम मेरी नौकरी लगा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या को हल करा दूंगा। अर्थात इस हाथ दे और उस हाथ ले। तो लोकोक्ति के प्रयोग से वाक्य आकर्षक बन जाते हैं और संक्षिप्त शब्दों में हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। ये बहुत सामान्य सा अर्थ है कि एक मयान में यदि दो तलवार रखने का प्रयास करें तो नहीं आ सकता है, और ये विशेष अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लोकोक्ति एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त तो होती ही है, लेकिन वह अपने सामान्य अर्थ को भी नहीं छोड़ पाता है। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती, अर्थात समान अधिकार वाले दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसको वाक्य में प्रयोग करें, दो महत्वाकांक्षी नेता एक पार्टी में नहीं रह सकते हैं। तुमने सुना नहीं, एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। ये लोगों के बीच में बहुत पहले से ये प्रचलित होगी। लोगों ने इस घटना को देखा होगा, एक मयान में दो तलवार डालने का प्रयास किया होगा, लेकिन वह नहीं गई होगी, तो उन्होंने इसको इस विशेष अर्थ में भी प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। इधर घर में चोरी हुई, उधर नौकर भाग गया। मैं समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अर्थात कह सकते हैं कि जो दोषी होता है वह स्वयं डरता रहता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी बात पता चल जाए। तो इसके लिए लोकोक्तियों में क्या प्रचलित है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसी प्रकार से साच को आँच नहीं, अर्थात सच्चे को डर नहीं होती। साच सच, आँच तेज। साच को आँच नहीं, अर्थात सच्चे को डर या भय नहीं होता है। मिथ्या आरोपों से घबराना व्यर्थ है, क्योंकि साच को आँच नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गलत आरोपों से घबराना व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति के ऊपर यदि गलत आरोप लगता है तो हम ये कहते हैं कि मिथ्या आरोप से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि तुम सच बोल रहे हो, यदि तुमने सत्य का साथ दिया है, तो तुम हम निर्दोष होकर निकल जाओगे। तो साच को आँच नहीं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकोक्ति किसी भाषा समूह के लोगों की पारस्परिक घटनाओं का परिणाम होता है। लोकोक्ति किसी न किसी घटना पर, किसी न किसी विशेष प्रसंग पर आधारित होती है, और लोकोक्ति जन सामान्य द्वारा व्यंग के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति समाज का भाषाई इतिहास होता है, अर्थात समाज का जो इतिहास है जिस पर आधारित ये छोटे छोटे कथन बने लोगों के बीच में, या छोटे छोटे कथन प्रचलित हुए, तब उनका इतिहास माना जाता है। तो आज हमने देखा कि लोकोक्ति एक ऐसी उक्ति जो कि लोगों के कथन के स्वरूप में बनी और लोगों के बीच में प्रचलित हुई, उसका हम किसी विशेष अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं और उसको हम अपने सामान्य रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। आज हमने लोकोक्ति के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। हमने जाना लोकोक्ति, लोक और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात लोगों का कथन, लोगों के बीच में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्ति को सामान्य अर्थ में, सामान्य रूप में कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति किसी न किसी घटना पर आधारित होती है और उससे जब बात निकलती है और लोगों की जुबान पर चल जाती है
अब वह कालांतर में लोकोक्ति बन जाती है। अर्थात लोकोक्ति अनुभव युक्त वाक्य होता है। लोकोक्ति संक्षिप्त स्वरूप में अपनी पूरी एक भाव को अभिव्यक्त कर सकता है। लोकोक्ति के द्वारा संक्षिप्त रूप में संपूर्ण बात को व्यक्त किया जा सकता है। लोकोक्ति अप्रस्तुत का सहारा लेकर किसी प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता रखता है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कोई सी बड़े को कोई थोड़ी सी वस्तु दे देना। उसी प्रकार से हमने लोकोक्ति के महत्व के विषय में जाना कि लोकोक्ति युग युग से संचित अनुभूत ज्ञान का संक्षेप में कहा गया होता है। लोकोक्तियों में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान रहता है। लोकोक्ति किसी न किसी घटना पर आधारित होती है और लोकोक्ति ऐसे कथन होते हैं जिनमें के स्वरूप में समय के अंतराल के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोकोक्ति एक स्वतः पूर्ण रचना होती है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है और यह संक्षिप्त भी होती है। लोकोक्ति सारगर्भित एवं साभिप्राय होती है। यही कारण है कि यह लोगों के बीच में प्रचलित होती है और लोकोक्ति की एक प्रमुख विशेषता उसकी सजीवता होती है, जिसके कारण लोग इसे सरलता से याद रखते हैं। लोकोक्ति से समाज का प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है। लोकोक्ति में व्यंग होता है जो जीवन को प्रभावित करता है। फिर हमने लोकोक्ति और मुहावरे के अंतर को समझा। हमने जाना कि मुहावरा ऐसे शब्द समूह को कहते हैं जो कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति जनसाधारण में प्रचलित उस उक्ति उस कथन के लिए किया जाता है जो व्यंग के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर मुहावरा एक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। मुहावरा वाक्य के अंत में, मध्य में, प्रारंभ में कहीं भी लग सकता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही किया जाता है। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। लोकोक्ति एक विशेष अर्थ तो देता ही है, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ भी बना रहता है। हमने अनेक उदाहरण के द्वारा इसको और स्पष्टता से जानने का प्रयास किया कि अंधा क्या चाहे, दो आंखें, या इस हाथ दे उस हाथ ले, अथवा एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये किसी न किसी घटना पर ही आधारित होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका या सांच को आंच नहीं, ये सभी किसी न किसी घटना पर आधारित वाक्य कथन होता है, जो कि कालांतर में प्रचलित होकर लोगों की जुबान पर चल गया और लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गई। अर्थात लोकोक्ति किसी भाषा समूह के लोगों की पारस्परिक घटनाओं का परिणाम होती है। लोकोक्ति जन सामान्य द्वारा व्यंग के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति समाज का भाषाई इतिहास होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकोक्ति संक्षिप्त स्वरूप में एक प्रचलित वाक्य के रूप में जन सामान्य के बीच में प्रचलित है और इससे कठिन से गूढ़ बात को भी अत्यंत सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। तो लोकोक्ति अर्थात लोगों के बीच में प्रचलित उक्ति, अर्थात
ऐसी उक्ति जो लोगों के बीच में किसी न किसी घटना पर आधारित होकर प्रचलित हो गई। तो बच्चों, आज हमने लोकोक्ति के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया एवं ये जाना कि लोकोक्ति और मुहावरों के बीच में क्या अंतर होता है, लोकोक्तियों का प्रयोग कब किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आज हमने लोकोक्तियों के संदर्भ में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। अब आप अपनी हिंदी बी की उत्तर पुस्तिका में लोकोक्ति से संबंधित जो गृह कार्य पीडीएफ के द्वारा भेजा जा रहा है उसे सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में अवश्य पूर्ण कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने लेखन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा जिससे आपका लेखन सुंदर बन सके। आशा करती हूं कि आपको लोकोक्तियों के संदर्भ में पूर्ण रूपेण ज्ञान हो गया होगा और लोकोक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये भी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको प्रतिदिन एक पृष्ठ सुलेख लेखन अवश्य करना है जिससे आपका लेखन सुंदर बन सके। तो आशा है लोकोक्ति आपको पूर्ण समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा को अब हम यही पूर्ण विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।